चलो हेलो हेलो, आज अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 2.15 से, विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा, ये स्क्रीन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस से। पीछे से स्विच ऑन करो, पीछे पीछे, अरे कर दक्ष, बस ठीक है। चलो चलो एक बार मुझे जल्दी से रिवाइज करा दो कि अपन ने इस चैप्टर में स्टार्टिंग से क्या पढ़ा है। सेक्शन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं ना। सेक्शन नंबर 3 किसका है, किसका है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी 3 तरीके से फॉर्म हो सकती है, कौन कौन सी? ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक। तो सेक्शन 3 में अपन ने क्या पढ़ा? फॉर्मेशन पढ़ा। क्या पढ़ा? सेक्शन 4 किसका था? एमओए। किसका था? एमओए। सेक्शन 5, सेक्शन 6 ओवरराइड, एक्ट टू ओवरराइड एमओए एंड एओए। सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन 8 चैरिटेबल कंपनी। सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ एमओए और एओए, है ना। सेक्शन 11 12 रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। सेक्शन 13 कौन सा है? ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। सेक्शन 14 ऑल्ट्रेशन ऑफ एओए। सेक्शन 15 अपडेशन ऑफ कॉपीज। 16 नेम। 17 inspection of copies. 18 conversion of any company into another kind of company. Section 19 subsidiary can't hold shares in any other company. 20 service of documents है कि documentation है। और 21 जाओ देखो 20 क्या है? 20 is documentation, 21 service of documents, 22 ऑथेंटिकेशन, एग्जीक्यूशन। क्या? 22 तो बोला हाँ। और 21 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। यहां तक क्लियर है सबको? अब इसके बाद आ जाओ अपने नेक्स्ट पे। आज अपन क्या पढ़ेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। क्या पढ़ेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अच्छा, ये डॉक्ट्रिन किसके साथ एप्लीकेबल होती है? बहुत ध्यान से सुनना। कंपनी के मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए होते हैं। कंपनी के मेमोरेंडम में क्या लिखे हुए होते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि कंपनी को ये सारा काम करना अलाउड है, कंपनी इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकती। और अगर कंपनी ने इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट में लिखा है उसके अलावा अगर कोई भी काम किया तो उस एक्ट को हम अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस। कंपनी की क्या पावर्स है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ही लिखी हुई है। कहां लिखी हुई है? ऑब्जेक्ट क्लॉज में। तो कंपनी अगर अपने ऑब्जेक्ट के बाहर कुछ भी करती है तो दैट इज एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस टू दी कंपनी। किससे अल्ट्रा वायरस है? कंपनी के बाहर है, कंपनी की पावर्स के बाहर है। समझ में आ रहा है क्या बात सबको? कंपनी क्या काम कर पाएगी? जो उसके ऑब्जेक्ट में लिखा है। एमओए मतलब ऑब्जेक्ट में लिखा है। तो जो चीज ऑब्जेक्ट में नहीं लिखी है कंपनी ने अगर वो कर दिया तो कंपनी ने अल्ट्रा वायरस एक्ट किया है। क्या किया है? अल्ट्रा वायरस। तो देखो क्या लिखा है। अल्ट्रा का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड। और वायरस का मतलब होता है इन एक्सेस ऑफ पावर। दस अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है एनी एक्ट और ट्रांजैक्शन विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कंट्री। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या हुआ? सिंपली कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी की पावर के बाहर है, अगर कंपनी वो काम करती है तो कंपनी का एक्ट अल्ट्रा वायरस हो गया। क्या हो गया? अल्ट्रा वायरस। बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? कंपनी को अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? सेक्शन 13 में ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसमें क्या पास करना पड़ेगा? एसआर पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में।
समझ में आ रही है कि बात सबको? तो देखो क्या लिखा है, एन एक्ट और ट्रांजैक्शन शेल बी अल्ट्रा वायरस। किसी भी ट्रांजैक्शन को आप अल्ट्रा वायरस कब बोलोगे? अगर वो कंपनीज एक्ट में परमिटेड नहीं है तो वो अल्ट्रा वायरस है। भाई कंपनीज एक्ट ने बोला है कि आपको ये सारा काम करना है और आपने वो काम नहीं किया, तो आपने क्या किया? बियॉन्ड कर दिया। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके लिए आपको अथॉरिटी नहीं थी, या आपने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके लिए आपको परमिशन नहीं थी, तो ऐसे केस में वो एक्ट अल्ट्रा वायरस होता है। क्या होता है? अल्ट्रा वायरस। सेकंड, अगर कोई भी काम कंपनी ने किया जो उसकी ऑब्जेक्ट के बाहर है, किसके बाहर है? ऑब्जेक्ट के बाहर, वो काम भी हमेशा क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस। इट्स अटेनमेंट इज नॉट इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट। और ये कह रहे हैं कि आपने जो काम किया ना, उसको करने की जरूरत ही नहीं थी। कल को हो सकता है कि जो कंपनी है वो ये कहे कि हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में देखो ये काम लिखा है, तो हमने तो क्या किया, हमारे ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए ये एक काम और करा, क्योंकि ये एंसिलरी काम है। कौन सा काम है? एंसिलरी। तो गवर्नमेंट ये कह रही है, कंपनीज एक्ट ये कह रहा है कि हमने तो जब आपके काम पे एनालिसिस किया तो पता चला कि ये काम तो एंसिलरी था ही नहीं, और अगर ये काम एंसिलरी नहीं है फिर भी आपने कर लिया, तो इसका मतलब आपने आपकी पावर के बियॉन्ड काम किया है। क्या किया है? पावर के तो 3 केसेस में हम ये मानते हैं कि कंपनी अपनी पावर के बियॉन्ड काम कर रही है, जिसमें सबसे पहला काम कौन सा है? आपने वो काम कर लिया जो कंपनीज एक्ट में अलाउड नहीं था। सेकंड, आपने जो काम किया वो आपके ऑब्जेक्ट क्लॉज में फॉल नहीं हो रहा। थर्ड, आपने जो काम किया वो एंसिलरी काम नहीं है, और आपने ऐसे में से कोई भी काम कर लिया तो इसका मतलब आप कंपनीज एक्ट की पावर के बियॉन्ड काम अच्छा, अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा? हाईलाइट करो, क्या होता है? और इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। नाइदर द कंपनी नॉर द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी डिराइव्स एनी राइट अंडर एन अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट। ये कह रहे ना तो कंपनी ना ही कोई दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के पास में कोई राइट है अगर वो कोई भी ऐसा काम करती है जो क्या है? अल्ट्रा वायरस है। क्या है? अल्ट्रा वायरस। तो कोई भी काम जो आपने अल्ट्रा वायरस किया, कोई भी काम जो आपने क्या किया? अल्ट्रा वायरस किया, वो किसी भी तरीके से किसी भी पार्टी के लिए बाइंडिंग नहीं है। एन अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बिकम वैलिड। क्या अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट को आप वैलिड कर सकते हो क्या बाद में जाके, कि कोई बात नहीं बाद में तो अल्ट्रा वायरस था अब रेटिफाई कर लेते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा सुनना। सपोज करो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ए, बी और सी काम लिखा है। कौन सा काम लिखा है? ए, बी और सी। ये कंपनी का ऑब्जेक्ट है, इसमें कंपनी ने ए, बी और सी, कंपनी ने बोला ये 3 ऑब्जेक्टिव हम कर सकते हैं, है ना। और कंपनी ने ए काम किया, बी भी कर लिया और इसके साथ में डी लिख दिया। कंपनी को काम करना कौन कौन से अलाउड है? ए, बी, सी, और काम कौन सा कर लिया? ए, बी, डी। तो कंपनी ने अपनी पावर के अंदर काम किया या बियॉन्ड हो गया? तो इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन सा हो गया? अल्ट्रा वायरस। कौन सा हो गया? डी के लिए ट्रांजैक्शन क्या हो गया? अल्ट्रा वायरस। अब कंपनी ने काम तो कर लिया, इसके बाद कंपनी सोच रही है कि एक काम करते हैं, अपन ने जो डी काम किया वो तो हमारी ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है, तो एक काम करते हैं एमओए ऑल्टर कर लेते हैं। एमओए में क्या ऑल्टर करेंगे? ऑब्जेक्ट। क्या ऑल्टर करेंगे? और ऑब्जेक्ट ऑल्टर करने के लिए एसआरएन जनरल मीटिंग पास कर लेते हैं और नए ऑब्जेक्ट में ए, बी, सी, डी चारों काम कर लेते हैं। तो आप नए ऑब्जेक्ट में जो डी काम करना आपको अलाउड है वो इस दिन के बाद से अलाउड है। जो आप नया काम करोगे वो किस दिन से करोगे? जिस दिन मेमोरेंडम ऑल्टर हुआ उसके बाद से अलाउड है, उससे पहले का अलाउड नहीं होगा। तो पहले वाला ट्रांजैक्शन तो वॉइड ही होगा ना, तो इसका मतलब अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन को बाद में जाके रेटिफाई नहीं किया जा सकता। समझ आ रही है क्या बात सबको? फिर लिखा है एनी मेंबर में obtain an injunction order from the court that is an order of the court restraining the company from proceeding with the ultra virus contract। अगर कोई भी कंपनी ने अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट किया तो कोई भी मेंबर जाके कोर्ट से ऑर्डर ला सकता है और कंपनी को रोक सकता है कि कंपनी को ये अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन करना अलाउड नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? फिर लिखा है इफ फंड्स ऑफ द कंपनी, सपोज करो कंपनी ने बाजार के लोगों से पैसा उठाया और पैसा उठाने के बाद में उसको मिस यूज कर लिया और ऐसे काम के लिए यूज कर लिया जो अल्ट्रा वायरस है, तो कौन लाइबल होगा? हाईलाइट करूं,
बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन लाइबल होगा? डायरेक्टर्स पर्सनली लाइबल होंगे फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि कंपनी को चलाने वाले लोग, कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग, कि कंपनी के पास जो पैसा आया वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वो डायरेक्टर्स डिसाइड करता है। तो डायरेक्टर शैल बी पर्सनली लाइबल अगर कंपनी में कोई भी ऐसा काम हुआ विच इज अल्ट्रा वायरस टू दी कंपनी। समझ में आई क्या बात सबको? बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब सिंपल सी बात क्या बोली है, अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शंस वैलिड होते हैं कि वॉइड होते हैं? वॉइड। इनका कोई लीगल इफेक्ट है क्या किसी भी पार्टी पर? क्या बाद में आप जाके इनको रेटिफाई कर सकते हो क्या? नहीं। फिर लिखा है कि क्या आप इसके लिए कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर ला सकते हो क्या कि कंपनी ऐसा काम ना करे? ला सकते हैं। अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के लिए हम चाहते हैं ना कि कंपनी ऐसा काम ना करे, तो मेंबर कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर ला सकता है। क्लियर है थर्ड पॉइंट सबको? फोर्थ में क्या लिखा है, अगर कंपनी के मेंबर्स ने अगर कंपनी ने मेंबर्स का पैसा किसी भी अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन के लिए यूज कर लिया, तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टर्स को पर्सनली लाइबल कर देंगे। क्या कर देंगे? पर्सनली लाइबल कर देंगे। यहां तक क्लियर है सबको? केस लॉज पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। क्या पहले तो एसआर पास करके ऑब्जेक्ट बदलना पड़ेगा ना, वो ऑब्जेक्ट रेटिफाई करने की जरूरत क्या है? फिर मैंने एसआर पास करा, ऑब्जेक्ट क्लॉज बदल गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलने के बाद तो मेरे ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना, मेरी विद इन दी पावर है। कहां पे? कहां पड़ा? वो तो बात की बात है, ये तो हम कंपनी की पावर्स की बात कर रहे हैं। जो तुम कह रहे हो वो तो ये था कि कंपनी के डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड में कोई काम किया चेंज कर सकते हैं, आर्टिकल्स की पावर के बियॉन्ड काम किया अलाउड है। ये कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड हो रहा है। ठीक है, हमारे पास वो छोटी छोटी बातें नहीं आती, अब वो डायरेक्टर्स की पावर के बियॉन्ड है, वो आई नहीं कोर्स में। क्लियर है यहां तक सबको? हम किसकी पावर के बियॉन्ड कर रहे हैं? कंपनी की पावर के बियॉन्ड। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट यहां तक सबको? फिर क्या लिखा है, सुना दो ध्यान से। केस लॉज लिखे हैं। क्या लिखा है? केस लॉ। पहला केस लॉ कौन सा है? नाम पढ़ोगे मेरे साथ साथ, बोलो केस लॉ का नाम। राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी। वापस क्या नाम है? राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शैलेंद्र नाथ मुखर्जी। क्या लिखा है इसमें? एन एक्ट विच इज अल्ट्रा वायरस लिखा है कि इंट्रा वायरस? इंट्रा वायरस का मतलब होता है जो कंपनी की पावर में होता है, तो लिख दो विद इन दी पावर। कोई भी ऐसा काम जो कंपनी की पावर में है पर कंपनी के डायरेक्टर्स की पावर में नहीं है, कोई भी ऐसा काम जो किसकी पावर में है? कंपनी की पावर में है पर कंपनी के डायरेक्टर्स की पावर में नहीं है, तो क्या उसको रेटिफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, उसको तो कर ही सकते हैं ना, उसको तो कर ही सकते हैं। ये केस लॉ कौन सा है? नेक्स्ट पढ़ा हुआ ये तो। एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। अच्छा, इसमें ना, इसमें क्या लिखा हुआ है? एशबरी रेलवे कैरेज में समरी में पढ़ा रही हूँ। इस कंपनी में बहुत सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं? इधर आओ, देखो क्या लिखा हुआ है। मेक एंड सेल लैंड और हायर रेलवे प्लान्स टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ये सारे कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखे हैं और इसके साथ में जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स भी लिखा है। तो कंपनी ने क्या किया, ये जनरल कॉन्ट्रैक्टर के नाम से फाइनेंसिंग चालू कर दी। क्या चालू कर दी? फाइनेंसिंग चालू कर दी, लोन लेना, लोन देना चालू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि आपका काम तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपका काम तो रेलवे बनाना है, तो आप ये फाइनेंसिंग क्यों कर रहे हो? तो कंपनी ये कहती है कि हमने मैकेनिकल इंजीनियर के साथ में एक वर्ड लिखा है जनरल कॉन्ट्रैक्टर, और जनरल का मतलब तो होता है हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो लॉ ने ये कहा कि जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब किसी भी जनरल वर्ड के साथ कुछ स्पेसिफिक वर्ड लिखे जाते हैं, क्या लिखे जाते हैं? कुछ स्पेसिफिक वर्ड लिखे जाते हैं, तो इन दैट केस हम वो स्पेसिफिक वर्ड से जनरल वर्ड का मीनिंग लेके आते हैं, और इसीलिए जनरल कॉन्ट्रैक्टर में फाइनेंसिंग का काम नहीं आएगा। बोलो बात क्लियर हो रही है क्या तक? ये सेम चीज मैं तुमको दिखा देती हूँ, अपन कहाँ पढ़ेंगे, क्योंकि लॉ को अकेले तो नहीं पढ़ाया जाता है ना, लॉ को तो सब साथ में पढ़ा जाता है। तो अब हमारा एक चैप्टर है विच इज नोन एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। क्या लिखा है? अब इसमें आना इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में, मैं तुमको कुछ दिखाती हूँ।
ये देखो देखो क्या लिखा है, देखो इधर क्या लिखा है, यहां से पढ़ेंगे। दे टेक एज इट वर their color from each other. That is the meaning of the more general word being restricted to a sense analogous to that of the less general. मतलब सिंपल सा लिखा है कि अगर कोई जनरल वर्ड का मीनिंग समझना है आपको, तो जनरल वर्ड का मीनिंग समझने के लिए उसके साथ जो स्पेसिफिक वर्ड लिखा है वहां से आप उसका मीनिंग लोगे। जैसे एक बार और स्टार्टिंग वाली लैंग्वेज पढ़ते हैं। means that when two or more words are susceptible of analogous meaning are coupled together, they are understood to be used in their cognate sense. जैसे क्या लिखा है, पढ़ना एक बार क्या लिखा है। Fresh orange juice is not a fruit juice. While dealing with the Purchase Tax Act, which used the expression manufactured beverages, कहाँ गया? Manufactured beverages including fruit juice and bottled water and syrup. देखो अब क्या लिखा है, क्या वर्ड लिखा है, फ्रूट जूस और बॉटल्ड वाटर एंड सिरप। इट वॉज हेल्ड दैट डिस्क्रिप्शन फ्रूट जूस एज अकरिंग शुड बी कंस्ट्रूड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रीसीडिंग वर्ड एंड दैट ऑरेंज जूस अनस्वीटन्ड एंड फ्रेशली प्रेस्ड वॉज नॉट विद इन द डिस्क्रिप्शन। क्या मतलब है, फ्रूट जूस लिखा है पर ये कह रहे फ्रूट जूस में ऑरेंज जूस नहीं आता, ये कह रहे फ्रूट जूस में ऑरेंज जूस नहीं आता। सही लिखा है क्या? ऑरेंज भी तो फ्रूटी है, हम तो बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि ऑरेंज भी तो फ्रूटी होता है, तो ऑरेंज का जूस भी तो फ्रूटी हुआ। ये कह रहे फ्रूट जूस का मतलब होता है वो जूसेस जो लेमन लैंग्वेज में हम फ्रूट जूस समझते हैं, वो फ्रूट जूसेस होते हैं जिसमें मीठा डला हुआ होता है और जो पैक्ड होते हैं प्रेस्ड होते हैं। पर जो फ्रेशली प्रोड्यूस्ड जूस है, जैसे तुमने किसी शॉप पे जाके फ्रेशली ऑरेंज जूस पिया, फ्रेशली पाइनएप्पल जूस अभी मिक्सर में पीस के तुमको दिया है, अभी ग्राइंड करके तुमको दिया है, तो वो हमारे फ्रूट जूसेस बॉटल्ड वाले में नहीं आते। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो वो लिखा है, इसका मतलब जनरल वर्ड का मीनिंग कहां से लोगे आप, उसके स्पेसिफिक वर्ड के साथ में लोगे। समझ में आ रही है क्या बात सबको? बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे देखो एक जगह और लिखा भी था, क्लियर है? बोलो यहां तक सबको। जनरल वर्ड का मीनिंग कहां से आएगा, उसके स्पेसिफिक वर्ड से। कहां से आएगा? ये इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में लिखा है। कहां लिखा है? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में। अब सुनना इधर ध्यान से। केस लॉ थर्ड कौन सा है, पढ़ो। अटॉर्नी जनरल वर्सेस ग्रेट ईस्टर्न रेलवे कंपनी। क्या लिखा है? अटॉर्नी जनरल वर्सेस ग्रेट A company may do anything which is incidental to and consequential upon the object specified, and such act will not be an ultra virus act. ये कह रहे हैं कि कंपनी कुछ भी काम कर सकती है, भले ही वो उसके ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा है तो भी, पर जो भी काम कंपनी ऐसा करेगी ना जो उसके ऑब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, वो इंसिडेंटल होना चाहिए आपके मेन काम से। इंसिडेंटल मतलब सपोर्टेड होना चाहिए आपके मेन काम से रिलेटेड, और अगर सपोर्टेड नहीं है तो किसी एंड कॉन्सिक्वेंशियल अपॉन दी ऑब्जेक्ट। आपके ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए अगर कोई काम जरूरी था, इंसिडेंटल था, कंपल्सरी था करने के लिए, पर वो ऑब्जेक्ट में नहीं भी लिखा था, तो भी हम उस काम को इंट्रा वायरस मानते हैं। क्या मानते हैं? इंट्रा वायरस। और हम उसको अल्ट्रा वायरस
नहीं मानते। ये अटॉर्नी जनरल वर्सेस ग्रेटर ईस्टर्न रेलवे कंपनी ने लिखा है। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, अगर हर चीज ऑब्जेक्ट में लिखनी है तो कंपनी छोटे से छोटा काम करेगी उसको भी ऑब्जेक्ट में लिखेगी क्या? ऐसे तो कितना बड़ा कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज हो जाएगा अगर कंपनी हर चीज के लिए ऑब्जेक्ट लिख रही है। तो उन्होंने बोला मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव अगर आपने नहीं भी लिखे हैं ना तो भी हम उसको इंट्रा वायरस ही मानेंगे, अल्ट्रा वायरस नहीं मानेंगे। क्लियर हो रही है बात सबको? बोलो हाँ या ना। क्या पढ़ा अभी हमने? ये कौन सा डॉक्ट्रिन था? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। कौन सा डॉक्ट्रिन था? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। बोलो समझ में आया क्या यहाँ तक? अब इधर देखना, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हाईलाइट करना, मैं तुमको लिखवाऊंगी अभी बुक में। देखो उधर अल्ट्रा वायरस का काम क्या है? कंपनी ने कोई भी ऐसा काम किया जो उसकी पावर के बियॉन्ड है, वो वॉइड है। हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर कंपनी ने कोई भी ऐसा काम किया जो उसकी पावर के बियॉन्ड है तो ये किसको प्रोटेक्ट करेगा? शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को कंपनी के, या किसी भी पर्सन को प्रोटेक्ट करेगा जो कंपनी के साथ डील करती है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस किसके फेवर में है? शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के फेवर में। कैसे है फेवर में? इधर ध्यान से सुनना। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इनके फेवर में इसलिए है कि कल को कंपनी ने किसी भी थर्ड पार्टी के साथ काम किया है ना, और थर्ड पार्टी के साथ कंपनी ने काम कर लिया और कंपनी बाद में जाके मुकर जाती है कि हम तो नहीं देंगे पैसे, तो कंपनी को डायरेक्टली लॉ ने ये बोला है कि आपका ट्रांजैक्शन ही वॉइड है। तो अगर आपने सामने वाली पार्टी से कोई गुड्स लिए थे तो वापस देने पड़ेंगे। आपने सामने वाली पार्टी से कोई गुड्स लिए थे तो वापस देने पड़ेंगे। मतलब अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स को। किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स, ताकि कंपनी किसी भी बाहर वाले लोगों के साथ काम ही ना करे, क्योंकि ट्रांजैक्शन क्या होता है? वॉइड होता है। समझ में आ रही बात सबको? लिखो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में, देखो यहां पे लिख दो साइड में। इट मीन्स this doctrine protects shareholders and creditors. This doctrine protects shareholders and creditors or anyone who deals with company. It means this doctrine protects shareholders, creditors, or anyone who deals with company. क्लियर है पॉइंट सबको? ये पढ़ते हैं इफेक्ट क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का। द की इफेक्ट विल बी एज अंडर whenever an ultra virus act has been done or is about to be undertaken, any member of the company क्या injunction order ला सकता है? क्या बोल सकता है क्या कि कंपनी को ये काम करने की जरूरत नहीं है? neither party, that is even outsider, can sue for enforcement or specific performance of such agreement. ये कह रहे हैं दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे के अगेंस्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकती। सही लिखा है क्या? ऑब्वियसली अगर कोई काम अल्ट्रा वायरस है, अगर कोई काम वॉइड है, तो क्या उसको आप कोर्ट में लेके जा सकते हो क्या? क्योंकि कोर्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट जाते हैं जो वैलिड होते हैं, जो वैलिड ही नहीं है वो कोर्ट में नहीं जाएगा। तो दोनों में से कोई भी पार्टी किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती। आ रही है क्या बात समझ में? आता सबको? बोलो हाँ है ना? तो ये किसका इफेक्ट पड़ा अपन ने? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, जो किसके साथ चलता है? कंपनी के एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ चलता है। किसके साथ? एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट सेक्शन 5 आर्टिकल्स पे आओ। सेक्शन 5 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या लिखा हुआ है? सुना दे ध्यान से। आर्टिकल्स मीन्स द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम। भाई आर्टिकल का मतलब होता है क्या? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी कंटेन्स, हाईलाइट करो, आर्टिकल्स में क्या लिखा होता है बताओ? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ये मेन चार्टर डॉक्यूमेंट है या कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री है। एंड टुगेदर गिव इफेक्ट एज चार्टर ऑफ अ कंपनी। आर्टिकल स्टेब्लिशेस अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड
मेंबर्स एंड बिटवीन मेंबर्स। अच्छा, मेमोरेंडम किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है? कंपनी से मेंबर, मेंबर से मेंबर भी कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या मेमोरेंडम में? नहीं, मेमोरेंडम तो कंपनी और मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बताता है। हाँ, मेंबर मतलब आउटसाइडर, मेंबर भी हो गया और आउटसाइडर भी हो गया। अच्छा, ये किसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट बताता है? कंपनी और मेंबर्स फर्स्ट तो, और सेकंड मेंबर्स के बीच में भी। ठीक है, दिस कॉन्ट्रैक्ट गवर्न्स द ऑर्डिनरी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इंसिडेंटल टू द मेंबरशिप इन द कंपनी। आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी क्या लिखा होता है इसमें? रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिसमें कंपनी का मैनेजमेंट होगा। आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब प्रोवाइडेड दैट। आर्टिकल्स में आप अपनी इच्छा से कुछ और भी पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो क्या? आप आर्टिकल्स में और पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो क्या? अलाउड है। तुमको ध्यान होगा मेमोरेंडम में आप हर कुछ नहीं ऐड कर सकते। मेमोरेंडम में तो जितनी क्लॉज लिखी है आप उतनी ही लिखते हो, पर आर्टिकल्स में आपकी जितनी क्लॉज लिखी है अगर आप उससे ज्यादा भी लिखना चाहते हो तो अलाउड है। आर्टिकल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हो सकते हैं। तुमको एक चीज याद होगी, प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। प्रोविजन फॉर, व्हाट इज प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट? हालांकि देखो ये इंटर लेवल पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फाउंडेशन में तो इस पे क्वेश्चन आता है एंट्रेंचमेंट पर इंटर पे नहीं आता इतना, पर फिर भी बता देती हूँ एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है। जब आर्टिकल्स में आप किसी भी चीज को और रेस्ट्रिक्टिव करना चाहते हो, एसआर से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव करना चाहते हो, तो फिर आप प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डालते हो। क्या डालते हो? प्रोविजन फॉर। पर ये डालने के लिए आपको किससे परमिशन लेनी पड़ती है क्या? अगर आपको ये एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालना है तो आपको किससे परमिशन लेनी पड़ती है? प्राइवेट कंपनी है तो सबसे परमिशन लेनी पड़ती है, और पब्लिक कंपनी है तो एसआर पास करना पड़ता है। क्या डालने के लिए? प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट डालने के लिए। प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट आप कभी भी डाल सकते हो, जब कंपनी फॉर्म हुई तब, और बाद में आपको कभी डालना है तो आप बाद में भी डाल सकते हो। बोलो, समझ में आ रही है क्या बात सबको? फिर लिखा है वेयर द आर्टिकल्स कंटेन प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट मेड ऑन फॉर्मेशन और बाय अमेंडमेंट एंड द कंपनी शैल गिव नोटिस। किसको नोटिस देगा? रजिस्ट्रार को। किसको नोटिस देगा? रजिस्ट्रार, फॉर सच प्रोविजंस इन सच फॉर्म्स एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब प्रिस्क्राइब्ड क्या है? इधर देखो, इधर ध्यान से क्या लिखा है रूल 10 में। कौन सा रूल है? 10। कंपनी शैल गिव नोटिस टू रजिस्ट्रार। किसको देगी रजिस्ट्रार नोटिस? आप मेमोरेंडम में कुछ भी बदलते हो रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। तो अगर आप आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डाल रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा? हाँ या ना? कंपनी के लिए तो हर चीज कौन करेगा? रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा। जैसे तुम्हें आज अगर कोई भी काम करना है तो तुमको सारी चीजें मम्मी और पापा को तो बतानी पड़ेगी ना, अपने पेरेंट्स को तो बतानी पड़ेगी। अब तुम कितनी बताते हो नहीं बताते हो एक अलग बात है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सारी बातें किसको बतानी पड़ेगी? पेरेंट्स को बतानी पड़ेगी। तो कंपनी की भी सारी बातें, सारे चेंजेस किसको बताने पड़ेंगे? मम्मी पापा, दैट इज आरओसी को। किसको? आरओसी को। तो लिखा है कि कंपनी अगर एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालती है तो किसको इन्फॉर्म करेगी? रजिस्ट्रार को, जो किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, और इसके लिए आपको फीस भी भरनी पड़ेगी। अगर एग्जिस्टिंग, देखो नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और वो एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालती है तो अलग फॉर्म लगता है, और अगर कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी तो जिस दिन एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन डालोगे वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बता दो। आ रही है क्या बात समझ में? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक थोड़ा सा डिटेल पे चलते हैं। समझ में आ रहा है क्या सबको? थोड़ा सा डिटेल चलते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना ध्यान से। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मेमोरेंडम देना पड़ेगा क्या? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन देना पड़ेगा क्या? किसको देंगे? आरओसी को। किसको देंगे? आरओसी को। अब अपन आर्टिकल्स ही पढ़ रहे हैं। आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी और आर्टिकल्स में आपने एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल रखा है। क्या डाल रखा है? एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम में आर्टिकल्स में जो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन है वो सारा का सारा आर्टिकल जाके किसको दे दोगे? आरओसी को। आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाया, उसमें सारे पॉइंट्स लिखे, एक पॉइंट एंट्रेंचमेंट का भी डला हुआ है, तो पूरा आर्टिकल एंट्रेंचमेंट के साथ आरओसी के पास चला गया। तो अलग से बताने की जरूरत है क्या? या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ ही गया? साथ में गया ना, तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपकी कंपनी पहले कभी इनकॉर्पोरेट हो गई थी,
और तब तक कोई एंट्रेंचमेंट की बात नहीं थी आपके आर्टिकल्स में, पर अब आप आर्टिकल्स को ऑल्टर करके एंट्रेंचमेंट डालना चाहते हो तो आरओसी को बताना पड़ेगा ना अलग से। आरओसी को अलग से बताओगे कितने दिनों में? 30 डेज के अंदर अंदर। कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 डेज में। आई क्या बात समझ में यहाँ तक सबको? पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी यहाँ तक? फिर लिखा है आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी शैल बी इन रिस्पेक्ट, तो तुमको पता होगा टेबल ए से ई तक तो मेमोरेंडम की है और टेबल एफ से लेकर जे तक आर्टिकल्स की है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट पेज पे, अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द ट्रांजैक्शंस और रेगुलेशंस कंटेंट इन द मॉड, मतलब ये कह रहे टेबल एफ से लेकर जे तक कंपनी अगर एज इट इज कॉपी करना चाहती तो कर ले, और एज इट इज कॉपी नहीं करना चाहती, उसमें चेंज करना चाहती है तो चेंज कर ले। Where registered AOA do not exclude or modify regulations contained in model AOA applicable to company। ये कह रहे हैं कि सपोज करो कंपनी ने कोई नया आर्टिकल्स नहीं बताया, कंपनी तो कह रही है हम तो जो आर्टिकल बना हुआ है उसको ही फॉलो करेंगे, तो फिर आपको जो आर्टिकल्स बना है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको अलग से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। आई क्या बात समझ में सबको? बोलो हाँ या ना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आर्टिकल्स में? नेक्स्ट कौन सा डॉक्ट्रिन है? नेक्स्ट कौन सा है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ये पूरा चल रहा है और यहाँ पे हमारा चैप्टर आई थिंक खत्म है, इसके बाद कुछ बचेगा नहीं, बस डॉक्ट्रिन ही बची थी ना हमारी। हाँ ठीक है, बस ये एक पेज अपना और बचा है, 2 पेज। फिर मैं तुमको कुछ फॉर्म्स दिखाऊंगी, कुछ फॉर्म नंबर्स अपन ने अभी तक याद नहीं किए, वो याद करेंगे अपन, क्योंकि अभी याद करना बहुत कुछ बचा है इस चैप्टर में। इधर आओ, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे क्या लिखा है? कंस्ट्रक्टिव नोटिस। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव नोटिस? थोड़ा बहुत भी अगर सीए फाउंडेशन का याद है तो। रात कही बात कही, कुछ नहीं याद है। अभी तो हमने कल शाम को क्या खाना खाया था वो हमको याद नहीं है। मतलब क्या होता है? हाँ, क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस? ये कह रहे हैं यहाँ पे लिखा है जब तक तुमने सब पढ़ लिया। हाँ मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। कंपनी के साथ डील करोगे तो कंपनी का एमओए और एओए का नॉलेज होना चाहिए। कंपनी के साथ डील करोगे तो किसका नॉलेज होना चाहिए? एमओए और एओए का। तो अगर कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डील करता है तो इट विल बी अज्यूम्ड कि उसने एमओए और एओए पढ़ा है, चाहे उसने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हम तो ये मान लेंगे कि उसने एमओए और एओए पढ़ा हुआ है। तो लिखा है दिस डॉक्ट्रिन किसके फेवर में है? और अल्ट्रा वायरस वाली किसके फेवर में थी? शेयर होल्डर्स, मतलब बाहर वाले लोगों के और क्रेडिटर्स के फेवर में थे। दैट इज इट क्रिएट्स अ प्रिजम्पशन, इसमें एक प्रिजम्पशन है, इसमें एक अजम्पशन है कि ऑल दोज हु आर डीलिंग विद कंपनी, कि जो भी लोग कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उन्होंने कंपनी के एमओए और एओए को पढ़ लिया है इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव, बिकॉज दीज डॉक्यूमेंट्स आर, कौन से डॉक्यूमेंट्स? और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, ये सेक्शन 399 में लिखा है। कौन से सेक्शन में? 399 में। Therefore, every person dealing with the company is presumed to have read the MOA and AOA। तो इसलिए जो भी पर्सन कंपनी के साथ काम करता है उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसने कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ा है, और अगर उसने पढ़ा है तो उसको सब कुछ कंपनी के बारे में पता है, और इसलिए आउटसाइडर की गलती है, कंपनी की गलती नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहाँ तक? फिर लिखा है वंस फर्दर इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ही हैज अंडरस्टूड। ये कह रहे हैं हम ये सिर्फ ये नहीं मानते कि उसने पढ़ा है, हम ये मानते हैं कि उसमें बुद्धि भी है और वो समझता भी है चीजों को। समझ में आ रही है क्या बात सबको? सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, क्या है? बुद्धि है। क्या है? बुद्धि भी है। एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी शैल बी प्रिज्यूम्ड टू नो द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अंडरस्टूड देम इन द ट्रू। ये कह रहे हैं हमने ये मान लिया कि तुमने एक एक डॉक्यूमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ा है और एक एक डॉक्यूमेंट की पूरी नॉलेज ली है। क्या है? पूरी नॉलेज लिया। ओके नमन? Absence of notice of MOA and AOA cannot be an excuse to claim relief for outsiders। कोई भी आउटसाइडर बाद में जाके ये नहीं बोल सकता कंपनी को कि हमने तो भैया आपका आर्टिकल्स पढ़ा ही नहीं था, तो हमें क्या पता आपके आर्टिकल्स में ये लिखा है। तो कंपनी बोलेगी नहीं पढ़ा था तो पढ़ना चाहिए था, आपकी गलती है, क्योंकि इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से तो काम सारा हमारे फेवर में होगा।
समझ में आ रही है क्या बात सबको? बोलो हाँ है ना। फिर लिखा है इवन इफ द पार्टी डीलिंग विद द कंपनी, उसको एक्चुअली में नहीं पता था उस डॉक्यूमेंट के बारे में, तब भी हम ये मान लेंगे कि उसको पता है। मतलब उसको कोई डॉक्यूमेंट के बारे में पता है या नहीं है, उसको एमओए के बारे में पता हो नहीं हो, एओए के बारे में पता हो या नहीं हो, इट विल बी प्रेज्यूम्ड कि उसको सब कुछ पता है और उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्लियर है। केस लॉ कौन सा है, पढ़ते हैं जरा फटाफट से। टीआर प्राट बॉम्बे लिमिटेड वर्सेस ईडी सेसॉन एंड कंपनी लिमिटेड, है ना। क्या लिखा है इसमें सुनना। इट इज रिक्वायर्ड ऑफ एवरी पर्सन टू अप्रेज हिमसेल्फ विद द रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बिफोर, क्या लिखा है पहली लाइन, कोई भी पर्सन कंपनी के साथ डील करता है तो उसको सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए, है ना। सेकंड, डॉक्ट्रिन किसी भी थर्ड पार्टी को प्रिवेंट नहीं करेगी, किसी भी पार्टी को बचाएगी नहीं फ्रॉम एलिगिंग, कि वो तो ये बोल दे कि सर मेरे को तो पता ही नहीं था प्रोविजन, मेरे को क्या पता क्या होता है, क्या मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि स्वाति मैम की क्लास अटेंड कर लो तो पता चल जाता कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, और पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो कंपनी के साथ डील करने से पहले आपको पढ़ना चाहिए था। आ रही है क्या बात समझ में? बोलो हाँ है ना। फिर लिखा है इफ अ पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, अगर पर्सन किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंपनी के साथ, इन कॉन्ट्रावेंशन टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, तो क्या वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर पाएगा क्या? नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पक्का? कोई डाउट इस केस लॉ में? नेक्स्ट कौन सा केस लॉ है? कोटला वेंकट स्वामी वर्सेस चिंता रामामूर्ति। चिंता ताता, वो गाना चला था ना, चिंता ताता, कौन सी मूवी का था वो? सलमान खान का था क्या वो गाना? अक्षय कुमार का, हाँ हाँ, वो भी खूब चलाता है ऐसे, चिंता ताता। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। द आर्टिकल्स हुक स्टेप उसका ऐसा था ना कुछ एस, ये एस, ये देखो पूरा हुक स्टेप पता है इनको कैसे ऐसे था। वाह यार, चलो देखो क्या लिखा है। The articles of a company required that all the documents and deeds of the company shall be signed by, ये कह रहे हैं आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्ड दैट जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो कौन साइन करेगा? मैनेजिंग डायरेक्टर, सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर, ये 3 लोग साइन करेंगे। ये आर्टिकल्स में लिखा है। अ मॉर्गेज डीड, पर कंपनी का एक डीड किसने साइन किया? सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी और वर्किंग डायरेक्टर ने साइन किया, मैनेजिंग डायरेक्टर ने साइन ही नहीं किया। इट वॉज हेल्ड कि डीड वॉज invalid even though the plaintiff had acted in good faith and money was utilized for the benefit of the company। सही बात है। अगर आर्टिकल्स में लिखा है कि डॉक्यूमेंट में 3 लोगों के साइन होने हैं और डॉक्यूमेंट पे 2 ही लोगों के साइन हुए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट ही क्या हो जाएगा? इनवैलिड। क्या हो जाएगा? इनवैलिड। एंड देयरफॉर भले ही सामने वाली पार्टी ने गुड फेथ में काम किया हो और पैसा सही तरीके से यूज हो रहा है, तो भी उस डॉक्यूमेंट को इनवैलिड ही मानेंगे। क्लियर है? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें किसी को भी? बोलो है ना। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन कौन सा है? डॉक्ट्रिन ऑफ व्हाट इज इंडोर मैनेजमेंट। वेरी गुड। अगर कंपनी में आर्टिकल्स में कुछ इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे, क्या लिखे, तो क्या आउटसाइडर एक एक बात का ध्यान रखेगा क्या? तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आउटसाइडर एक एक बात का थोड़ी ध्यान रखेगा। तो इसका मतलब कि कंपनी के आर्टिकल्स का नॉलेज होना जरूरी है आउटसाइडर को, पर इंटरनल डिटेल के बारे में पता हो और आपने वैसा काम कर भी लिया हो, ऐसा मेंबर या आउटसाइडर ध्यान नहीं रखेगा। तो ऐसे केस में ये डॉक्ट्रिन किसको प्रोटेक्ट करती है? आउटसाइडर को। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो लिखा है द डॉक्ट्रिन फेवर्स आउटसाइडर्स, दैट इज दिस डॉक्ट्रिन क्रिएट्स अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ outsider. As per this, outsiders dealing with company are not required to inquire into internal management of the company. जो लोग बाहर के हैं उनको कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट देखने की जरूरत नहीं है। आउटसाइडर्स जो कंपनी के साथ डील कर रहा है वो ये अज्यूम कर लेगा कि कंपनी ने इंटरनल प्रोसीडिंग्स के सारे काम अच्छे से किए हैं। क्लियर हो रही है बात सबको? 10
द डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट्स एन इनोसेंट आउटसाइडर फ्रॉम एनी इरेगुलरिटी प्रेजेंट इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी। तो ये डॉक्ट्रिन किसको प्रेजेंट करती, किसको प्रोटेक्ट करती है? इनोसेंट आउटसाइडर्स को, कि उसने सारा काम अच्छे से किया है। इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बाय डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द कंपनी, इट इज एनफोर्सेबल अगेंस्ट द कंपनी if provisions contained in memorandum and articles have been complied with, even though while entering into such a contract some internal irregularity had arisen of which the outsider was unaware। सीधा सा लिखा है कि कंपनी के बिहाफ पे अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने कोई काम किया और उस काम में कुछ इंटरनल इरेगुलरिटी थी, क्या थी? इंटरनल इरेगुलरिटी। तो क्या इंटरनल इरेगुलरिटी की वजह से पूरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा क्या? तो लॉ डॉक्ट्रिन कहता है कि नहीं, छोटी सी इंटरनल इरेगुलरिटी के लिए हम किसी भी आउटसाइडर का नुकसान नहीं होने देंगे। तो भले इंटरनल इरेगुलरिटी है पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट चलेगा और थर्ड पार्टी को जो फेवर चाहिए था वो थर्ड पार्टी को फेवर मिलेगा। आ रही है क्या बात समझ में? तभी तो ये डॉक्ट्रिन किसको फेवर कर रही है? आउटसाइडर को। किसको फेवर कर रही है? किसको फेवर कर रही है? और कंस्ट्रक्टिव नोटिस वाली और अल्ट्रा वायरस शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को, आउटसाइडर्स को। क्लियर है? एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वन ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ अ मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड, कौन सी कंपनी है? मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड एक कंपनी है। उसके आर्टिकल्स में लिखा है कि चेक 1 लाख रुपए से अगर कम का चेक हुआ तो एक डायरेक्टर साइन कर लेगा, पर अगर 1 लाख से ज्यादा का चेक हुआ तो कम से कम 2 डायरेक्टर साइन करने चाहिए। सिमिलर इंस्ट्रक्शंस इशूड टू बैंक विथ विच मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड हैव अकाउंट एज वेल एज मेसर्स सागवान वुड वर्क्स, अ वेंडर एक्सेप्ट अ चेक ऑफ ₹2.20 लाख का चेक मिल गया इसको, पर साइन कितने ने किया? कंसिडरिंग डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब आउटसाइडर को नॉलेज होना चाहिए। तो लिखा है यहाँ पे कंसिडरिंग डॉक्ट्रिन ऑफ constructive notice, the Messrs Sagwan Wood Works payee has no right to claim when check will be returned without payment by bank। तो ये कह रहे हैं सागवान वाली कंपनी के पास कोई भी राइट नहीं है। क्यों राइट नहीं है? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता है कि कंपनी के आउटसाइडर को नॉलेज होना चाहिए जब वो कंपनी के साथ डील करता है तब। और अगर कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है, सुनना, कंपनी के आर्टिकल्स में क्या लिखा है कि 1 लाख के कम वाले चेक पे तो एक डायरेक्टर कर लेगा और 1 लाख से ज्यादा वाले पे 2 का होना चाहिए साइन, तो 2 के साइन दिखने चाहिए ना फिर। और अगर 1 का साइन दिख रहा है तो गलती आउटसाइडर की है। किसकी है? आउटसाइडर की, कंपनी की गलती नहीं है। आ रही क्या बात समझ में? इसीलिए मेसर्स सागवान को अगर कोई क्लेम नहीं भी मिला तो भी कंपनी की कोई गलती नहीं मानी जाएगी। क्लियर है? बोलो यहाँ तक सबको। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट मत लगा देना कि कंपनी के मेंबर ने, 2 डायरेक्टर्स ने साइन किया कि नहीं किया, हमको क्या पता। 2 डायरेक्टर्स को साइन करना था ये तो तुमको पता होना चाहिए। अब तुम्हें दिख रहा है कि एक ने ही साइन किया तो एक और का साइन होना चाहिए। अब सपोज करो 2 ने साइन कर दिया था पर तुम 2 में से एक ने फ्रॉडुलेंट साइन किया, इसके बारे में तुमको पता हो वो गारंटी नहीं है। 2 में से एक ने फ्रॉडुलेंटली साइन किया हो, इसके बारे में तुमको पता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या सबको? यहाँ तक केस लॉ पढ़ो फटाफट से। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कॉन्स रूल पढ़ो, जल्दी से पढ़ लो और इसके एक्सेप्शंस भी पढ़ लो। ये सारी चीजें तुमने पढ़ी हुई है। मैं आती हूँ 5 मिनट में। चैप्टर की स्टार्टिंग में आओ। हाँ, पूरा स्टार्टिंग से आओ, फॉर्मेशन पे। इंडेक्स लिखा हुआ है ना चैप्टर 2 का, जो इंडेक्स दिया हुआ है पेज नंबर 2.1 पे, है ना? फॉर्मेशन और फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। सेक्शन कौन सा लिखा है सबसे पहले? 3। सेक्शन 3 किसका है? फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कौन सा है? इसके लिए फॉर्म नंबर भी कौन सा है? INC 3। कौन सा है फॉर्म नंबर? तो एक काम करते हैं, पहले अपन INC 3 फॉर्म कैसा होता है, किस चीज के लिए होता है, वो देख लेते हैं। ये रहा फॉर्म नंबर INC 3। अच्छा, क्या लिखा है पढ़ना एक बार उसमें INC 3 में। यहाँ पे कंसेंट ऑफ नॉमिनी वाइल फॉर्मेशन ऑफ OPC। तुमको याद है ना कि OPC जब बनाते हैं तो नॉमिनी का कंसेंट लगता है।
ओपीसी बनाते तब किसका कंसेंट लगता है? नॉमिनी। बिना नॉमिनी से पूछे तो ओपीसी में किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाओगे। तो अगर ओपीसी बनाने के लिए नॉमिनी का कंसेंट लगता है तो नॉमिनी के लिए कंसेंट फॉर्म होता है INC 3। कौन सा फॉर्म होता है? तो INC 3 में अगर तुम देखोगे लिखा हुआ भी है 1 पर्सन कंपनी डैश करके नॉमिनी कंसेंट फॉर्म। स्क्रीन पे देखो 1 पर्सन कंपनी डैश करके क्या लिखा है? नॉमिनी कंसेंट फॉर्म। मतलब ये फॉर्म ही किसका है? ओपीसी के लिए और नॉमिनी के कंसेंट लेने के लिए। इसमें क्या क्या भरना पड़ता है? सबसे पहले क्या लिखा है? फर्स्ट SRN ऑफ फॉर्म INC 1 इन केस ऑफ न्यू कंपनी और SIN नंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी। क्या नंबर? SRN क्या? स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, सीरियल नंबर। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो फॉर द टाइम बिंग उसके लिए कोई SRN आया होगा, वो यहाँ पे फिल कर दो। और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है तो उसका जो SIN नंबर है वो यहाँ पे डाल दो। समझ में आ रही है कि बात सबको? अगर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है और आप नया नॉमिनी अपॉइंट करते हो तब भी यही फॉर्म लगेगा। और अगर कंपनी नई बना रहे हो तो अभी तक SIN नंबर आया कहाँ भाई? ओपीसी नहीं बना रहे हो, SIN नंबर आ गया क्या? SIN नंबर तो बाद में आएगा। तो ओपीसी नहीं बना रहे हो तो उसका SRN फिल कर दो। समझ में आ रही है क्या बात सबको? फिर लिखा है यहाँ पे नेम ऑफ ओपीसी, कंपनी का नाम क्या रखा है वो आपको बताना पड़ेगा। कंसेंट, अब ये कंसेंट फॉर्म है जो नॉमिनी लिख के देगा। आई डैश जो भी यहाँ पे नाम लिखा है, हियर बाय गिव माई कंसेंट टू बिकम द मेंबर ऑफ डैश कंपनी इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ डैश मेंबर ऑफ द कंपनी और इज इन कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सपोज, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि नॉमिनी हम किसको बना रहे? कृतिका को बना रहे। तो क्या लिखा है? आई कृतिका हियर बाय गिव माई कंसेंट टू बिकम द मेंबर ऑफ कौन सी कंपनी की? फ्रूटी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, है ना। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ फ्रूटी सब्सक्राइबर और मेंबर ऑफ द कंपनी और इज इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो इस तरीके से आपको कंसेंट फॉर्म भरना है। फिर लिखा है नॉमिनी का डिटेल्स दो। अगर नॉमिनी का कोई डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो, अगर नॉमिनी पहले किसी कंपनी में डायरेक्टर है तो उसका डिन नंबर दे दो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, है कंपलसरी तो है नहीं फिल करना। देखो ये कंपलसरी है क्या फिल करना? नहीं, तो कंपलसरी नहीं है। इनकम टैक्स का पैन नंबर तो होगा ना इसके पास, वो तो कंपलसरी फिल करना। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम, फैमिली नेम, ये सब बताना है। फादर नेम, मदर, स्पाउस, जेंडर, नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ बर्थ, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, ये सारा फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। एड्रेस बताना है नीचे, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आईडी प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, डिक्लेरेशन टू बी फिजिकली साइंड बाय नॉमिनी, डेट डालो, प्लेस डालो और उसके साथ में ये सारे एनक्लोजर्स कर दो। कॉपी ऑफ पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रेसिडेंशियल प्रूफ, और फिर नोट में ये सारी चीजें फाइल करनी है आपको। और फाइल करके किसको दे देनी है? ROC को। तो INC 3 फॉर्म किसका है? ओपीसी कंपनी में नॉमिनी का जब कंसेंट चाहिए होता है सेक्शन 3 में, तो कौन सा फॉर्म लगता है? INC 3। कौन सा फॉर्म? तो सेक्शन 3 का फॉर्म भी कौन सा है? INC 3 है। कौन सा है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट चेक करो कौन सा फॉर्म है। INC 4। क्या लिखा है इसमें? INC 4 में ओपीसी टू इन्फॉर्म ROC कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 डेज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ नॉमिनी और विथड्रॉल। अगर हमारी कंपनी में कोई भी नॉमिनी रिप्लेस होता है या हम नॉमिनी को हटा देते हैं तो कंपनी को ROC को बताना पड़ेगा ना कि हमारे नॉमिनी को हमने हटा दिया है और हमारी कंपनी का ये नया नॉमिनी है। तो नए नॉमिनी के लिए तो कंसेंट 3 में जाएगा। नए नॉमिनी का कंसेंट किस में जाएगा? INC 3 में। पर कंपनी रजिस्ट्रार को ये बताए कि हमारी कंपनी का नॉमिनी हट गया है तो कौन से फॉर्म में बताओगे? INC 4 में। तो INC 4 दिखाऊं तुमको एक बार। क्या लिखा है INC 4 में? 1 पर्सन कंपनी, चेंज इन मेंबर और नॉमिनी। 1 पर्सन कंपनी का मेंबर बदल जाए चाहे नॉमिनी बदल जाए, आपको दोनों ही बातें ROC को बतानी पड़ेगी 30 दिन के अंदर अंदर। तो उसमें आप ये सारी चीजें लिख के दोगे। क्या लिख के दोगे? दिस फॉर्म इज फॉर, टिक कर लो कि तुम किस फॉर्म को किस पर्पस के लिए भर रहे हो। नोटिस ऑफ विथड्रॉल ऑफ कंसेंट बाय नॉमिनी, नॉमिनी खुद अपनी कंसेंट से विथड्रॉ कर रहा है, इसका फॉर्म है। इंटीमेशन अबाउट, नॉमिनी चेंज कर रहे हो, इसका कंसेंट है। या फिर मेंबर चेंज कर रहे हैं और मेंबर, अब जो पुराना मेंबर था वो हमारी कंपनी मेंबर नहीं रहा, उसका इंटीमेशन है। जैसे मेंबर की डेथ हो गई तो अब वो हमारी कंपनी मेंबर नहीं रहा। तो इनमें से क्या आप फिल कर रहे हो वो बता दो। SIN नंबर डालो, ओपीसी का नाम डालो, एड्रेस डालो, ईमेल आईडी डालो, नोटिस ऑफ विथड्रॉल ऑफ कंसेंट। अगर
नॉमिनी अपनी कंसेंट से विथड्रॉ कर रहा है तो उसका नोटिस के लिए पॉइंट नंबर 4 भरा जाएगा। अगर आप नॉमिनेशन को चेंज कर रहे हो तो इसका इंटीमेशन पॉइंट नंबर 5 में जाएगा। और अगर मेंबर सीज हो गया है, अब वो हमारी कंपनी में मेंबर नहीं है, तो पॉइंट नंबर 6 फिल करेंगे। आई के बाद समझ में आता सबको? फिर ये सब फिल करने के बाद आपका अगर नॉमिनी चेंज होता है तो इंटीमेशन अबाउट चेंज ऑफ नॉमिनी बताओ। नए नॉमिनी का डिटेल्स दो। भाई पुराने नॉमिनी को हटा रहे हो तो नया नॉमिनी भी तो जाएगा ना, नया नॉमिनी भी तो जाएगा। तो नए नॉमिनी का डिटेल में डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनकम टैक्स पैन नंबर, फर्स्ट नेम। अगर तुम ये चेक करोगे तो ये जो नए नॉमिनी का फॉर्म है ये तो INC 3 जैसा ही लग रहा है। डिटेल्स पढ़ो, डे एंड इनकम टैक्स, ये तो INC 3 जैसा ही लग रहा है। देखो सारी चीजें वही पूछी है, वही तो पूछा है सब कुछ। इसका मतलब जब आप INC 4 में मेंबर बदलते हो, नॉमिनी बदलते हो, तो इसका इंटीमेशन तो करना पड़ेगा, पर इसकी जगह किसको नया अपॉइंट कर रहे हो उसका डिटेल भी दो। और जिसको भी नया नॉमिनी अपॉइंट करोगे उसका भी हमको कंसेंट चाहिए INC 3 में। आ रही है क्या बात समझ में? जैसे तुमने तो ROC को बता दिया कि मैं ना मुकेश अंबानी को हमारी कंपनी में क्या बना रहा हूं, नॉमिनी बना रहा हूं, तुमने यहां लिख के दे दिया, तुम्हारे लिखने से काम हो जाएगा क्या? उनका कंसेंट भी तो लगेगा ना। कौन से फॉर्म में? INC 3 में। तो INC 3 है, नॉमिनी बदल रहा है, उसका कंसेंट चाहिए। INC 4 है, मेंबर और नॉमिनी बदल रहा है, इसके बारे में ROC को इन्फॉर्म करो 30 दिन के अंदर अंदर INC 4 में। क्लियर है INC 3 और 4? बोलो हाँ या ना, पक्का? अब इधर आओ 3 और 4 के बाद नेक्स्ट कौन सा फॉर्म है? INC 8। कौन सा है? INC 8। क्या लिखा है INC 8 फॉर्म में? डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ एक्ट और रूल्स ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अच्छा कौन सा फॉर्म याद करना है मैं बता देती हूँ। 3 स्टार मार्क करो। 3rd फॉर्म नंबर याद होना चाहिए, 4th वाला फॉर्म नंबर याद होना चाहिए। INC 13 याद होना चाहिए, MOA ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। INC 13, 14, 15, 18, 19, इसके बाद तो सारे हैं। हाँ 13 सुनो उधर। 13 में क्या लिखा है पढ़ो। 13 में क्या लिखा है? कौन सी कंपनी का MOA है? चलो देखते हैं क्या है ये। क्या लिखा है INC 8 फॉर्म में? पढ़ना। नेम ऑफ द कंपनी एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड अब इधर देखो क्या लिखा है। Pursuant to section 7(1)(b and rule 14 of companies incorporation rules 14, name of the company। सबसे पहले क्या लिखना है? Name of company। I dash an advocate who is engaged in the formation of a company, a CA in India who is engaged in formation, CSCMA, declare that all the requirements of Companies Act and the rules made thereunder relating to registration of company under act and matters। क्या लिखा है ये सारी बातें हमने कहीं तो पढ़ी है। कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो जब डिक्लेरेशन लगता है तो उसमें एक डिक्लेरेशन सेकंड वाला यही तो था। सबसे पहले तो आप MOA और AOA फाइल करते हो सेक्शन 7 में, उसके बाद आप ये डिक्लेरेशन देते हो कि कंपनीज एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर दिया है, और ये डिक्लेरेशन इन लोगों को देना पड़ता है। कौन से फॉर्म में? कौन से फॉर्म में? INC 8 में। कौन से फॉर्म में? INC 8 में इनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कंपनीज एक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो हमने फॉलो कर दी है। तो INC 8 चेक करो क्या लिखा है। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ एक्ट और रूल्स ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जितनी भी कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमने कंप्लाई कर दी है, इसके लिए फॉर्म नंबर INC 8 बना है। कौन सा फॉर्म है? INC 8। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी?
अब अपन चलते हैं नेक्स्ट INC 9 और 11 पे। ये रहा, क्या है ये INC 9 पढ़ना एक बार। डिक्लेरेशन बाय, इनको डिक्लेरेशन देनी पड़ती है क्या? जाओ सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 में जाओ, क्या इनको भी डिक्लेरेशन देनी पड़ती है? और क्या डिक्लेरेशन देनी पड़ती है? कि इन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है, याद है क्या? इन्होंने पिछले साल इन्होंने पिछले 5 सालों में कंपनी के फॉर्मेशन, इनकॉर्पोरेशन, मैनेजमेंट में कोई भी ऑफेंस, कुछ भी तरीके का डिसमैनेजमेंट नहीं किया है ना? और जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट, ट्रू, कंप्लीट है, याद है क्या? 7(1)(c) में लिखा है। तो ये डिक्लेरेशन कौन से फॉर्म में जाता है? INC 9 में। कौन से फॉर्म में? INC 9 में, जिसमें आप क्या क्या लिखोगे, देखो इसमें क्या क्या बोला है भरने के लिए। तो दिस डिक्लेरेशन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इस डिक्लेरेशन में आपको ये बताना पड़ेगा कि कंपनी के टोटल नंबर ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ नॉन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, ऑथोराइज्ड पर्सन ऑफ नॉन इंडिविजुअल, ये सारा, और ये रहा पूरा डिक्लेरेशन। ये पूरे डिक्लेरेशन पे टिक करते जाओ और अपने DSC सबमिट करके यहाँ पे साइन कर दो, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। DSC का मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। और इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है देखो, इसमें क्या क्या डिक्लेरेशन ले रहे हैं इनसे। आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोशन, फॉर्मेशन, मैनेजमेंट, यही तो है अपना। फिर लिखा है आई हैव नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड, मिसफीजियंस, आई एम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर फेमा अगर रिक्वायर्ड है तो ये सारी चीजें आपको फिल करके देनी पड़ती है। कौन से फॉर्म में? INC 9 में। कौन से फॉर्म में? तो अपन ने 4 फॉर्म्स पढ़े है ना, वापस बताओ कौन कौन से फॉर्म्स अपन ने पढ़े। INC 3 पढ़ा, और कौन सा पढ़ा? 4 पढ़ा, 8 पढ़ा और 9 पढ़ा। बताओ INC 3 किसका था? किसका कंसेंट लेना पड़ता है? नॉमिनी का रिटर्न कंसेंट। INC 4 बताओ, ROC को 30 डेज के अंदर अंदर मेंबर और नॉमिनी का जो भी चेंज हुआ है वो अपन को फाइल करके देना है। INC 8 में डिक्लेरेशन जाता है, यहाँ पे तो डिक्लेरेशन जाता है CA/CS का कि कंपनीज एक्ट वाली सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर दी है, बोलो हाँ या ना। और 9 में किसका डिक्लेरेशन जाता है? सब्सक्राइबर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स का। क्लियर है? INC 3 और 4 सेक्शन नंबर 3 के लिए है, INC 8 और 9 सेक्शन नंबर 7 के लिए है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी, बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट फॉर्म नंबर कौन सा था? INC 11। तो INC 11 देखते हैं क्या है। ठीक है, INC 11 क्या है कि कंपनी का सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो कंपनी को मिलेगा कंपनी के रजिस्ट्रेशन पे। क्या मिलेगा? कंपनी के रजिस्ट्रेशन पे जो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा वो कौन से फॉर्म में मिलेगा? फॉर्म नंबर 11 में। कौन से फॉर्म में? तो देखिए अपन फॉर्म नंबर 11 लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे, ये तो फॉर्म नंबर 1 लिखा है। ये पुराने सर्टिफिकेट है क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिलायंस का अपन को देखना है। ये तो नोटिस है मीटिंग का। तो पुराने हैं,
ये देखो, ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है ना कंपनी को, ये कौन से फॉर्म में मिलेगा? फॉर्म नंबर 11 में। कौन से फॉर्म में? INC 11 में कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। इसका मतलब मैं ये सेक्शन 11 तक ऐसा बोल सकती हूँ क्या कि सॉरी, INC 11 तक सेक्शन 7 वाली सारी रिक्वायरमेंट हो गई। INC 11 तक सेक्शन 7 की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई। अब कौन सा सेक्शन है? 8 है, और सेक्शन 8 का जो MOA है वो कौन से INC में आएगा? 13। तो INC 13 देखते हैं हम। चलो, क्या लिखा है INC 13 में? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लिखा है, और फिर सबसे पहले मेमोरेंडम में कंपनी का नाम आएगा। भाई मेमोरेंडम तो तुमको पता है ना क्या आएगा? कंपनी का नाम। नाम के बाद में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है वो आएगा। कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी के ऑब्जेक्टिव में पूरा डिटेल आप लिख दो, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है। पॉइंट नंबर 7 चेक करो, मेंबर्स का लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड है और लिमिटेड बाय गारंटी है। याद है क्या मैंने कहा था? सेक्शन 8 कंपनी मैक्सिमम कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है। तो सेक्शन 8 में जो कंपनी है वो लिमिटेड बाय गारंटी है, और ये पॉइंट नंबर 7 के साथ में लिखा हुआ है। 7 में लिखा है मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड है, 8 में लिखा है कि कंपनी कौन सी है? लिमिटेड बाय गारंटी। कौन सी है? लिमिटेड बाय गारंटी। उसके बाद क्या लिखा है 9th में? अगर शेयर कैपिटल है तो उसका डिटेल यहाँ पे दे दो, ठीक है। फिर उसके बाद में कंपनी के अकाउंट्स की डिटेल लिखा है, वाइंडिंग अप डिसोल्यूशंस लिखा है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स और लिखे हैं कंपनी के मेमोरेंडम में। क्यों लिखे हैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स? ये हमारे तो नहीं होते, ये सेक्शन 8 कंपनी में ही लिखे हैं ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो पढ़ूं पॉइंट नंबर 9 क्या लिखा है? द अकाउंट शैल बी केप्ट ऑफ ऑल द सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी। क्या अकाउंट्स क्या बाकी कंपनीज में आप ये लिखते हो क्या कि कंपनी के जितने भी खर्चे हैं उसके लिए P&L अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, या लिखने की जरूरत ही नहीं है? यहाँ पे लिखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंपनी जब सेक्शन 8 कंपनी होती है तो वो P&L नहीं बनाती है ना, वो तो रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। और रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर मतलब कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख के देनी पड़ेगी। फिर देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, इफ अपॉन अ वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी there remains after satisfaction of all the debts any property the same shall not be distributed। ये कह रहे हैं अगर, देखो पॉइंट नंबर 10 में क्या लिखा है, और ये अपन ने पढ़ा भी है कि सेक्शन 8 कंपनी का जब वाइंडिंग अप होता है और वाइंडिंग अप के बाद में असेट बच जाते हैं, पॉइंट नंबर 10 पढ़ो, इफ अपॉन अ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इफ आफ्टर द सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द डेट, सेकेंड लाइन पढ़ना, एंड लाइबिलिटी एनी प्रॉपर्टी whatsoever the same shall not be distributed among the members। याद है क्या? उसके बाद लिखा है but it shall be given or transferred to any other company having the same objective। हाँ या ना? तो लिखा है सच अदर कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जैसा NCLT कहती है। या फिर हम इसको किस में डाल सकते हैं? रिहेबिलिटेशन एंड इंसॉल्वेंसी फंड अंडर सेक्शन 269 ऑफ द एक्ट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पर अपने ICI में जो अपन लिखा है अपन ICI फॉलो करेंगे, है ना। देखो अब सुनो मेरी बात, फॉर्म में अलग लिखा है फंड, तो मैंने भी यही लिखा था, पर क्योंकि ICI में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड लिखा है, सेक्शन अलग लिखा है, तो अपन वही फॉलो करेंगे। ये पुराना है, क्लियर है? अपन ने 224 लिखा था, शायद चेक कर लो एक बार, 224 इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड। समझ में आ रही है कि बात सबको? अपन वही लिखेंगे, ICI को फॉलो कर रहे हैं अपन। फिर लिखा है कंपनी को अमालगमेट कर सकते हैं क्या वाइंडिंग अप पे टाइम पे दूसरी कंपनी के साथ में? फिर लिखा है वी द सेवरल पर्सन, जिसका नाम एड्रेस हम सारी डिटेल दे रहे हैं, हमारे सबके सिग्नेचर और डेटेड द डैश ऑफ द एसोसिएशन इज लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसके सब्सक्राइबर का डिटेल नीचे दे दो, और अगर लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है तो बात खत्म हो गई। क्लियर है यहाँ तक? ये कौन सी कंपनी का MOA है? कौन सी कंपनी का MOA है? सेक्शन 8 कंपनी का। कौन से फॉर्म में? INC 13 में। इसका MOA नॉर्मल कंपनी के MOA से अलग होता है। समझ में आ रही है कि बात सबको? फिर लिखा है कौन सा फॉर्म है? INC 14। अच्छा, किसका डिक्लेरेशन है ये? CA/CS कॉस्ट अकाउंट विथ रेस्पेक्ट टू कंप्लायंस एट इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, सेक्शन INC 8 में भी तो डिक्लेरेशन ही तो था। INC 8 पढ़ो और INC 14 पढ़ो।
INC 8 में भी तो डिक्लेरेशन ही था, CS CMA का, या फॉर्म याद है क्या अभी दिखाया था? तो INC 13 में फिर से डिक्लेरेशन है। आओ इधर बताती हूँ किसके हिसाब से, ये किसके हिसाब से है और ये किसके हिसाब से था? तो सेक्शन 7 में आप लोग हाँ करते हो, डिक्लेरेशन देते हो, INC 8 लगता है। पर अगर आप सेक्शन 8 कंपनी के लिए डिक्लेरेशन देते हो तो फॉर्म नंबर INC 14 लगता है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? अच्छा, फॉर्म नंबर 15 और 18 भी सेक्शन 8 कंपनी का है। फॉर्म नंबर 15 और 18 भी किसका है? सेक्शन 8 कंपनी का। 15 किसका है? जो पर्सन डिक्लेरेशन दे रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम पे। 15 किसका है? रीजनल डायरेक्टर को बता दो अगर आपकी कंपनी का कन्वर्जन हो जाता है, कन्वर्जन तो हो सकता है ना, पर कन्वर्जन हो जाता है तो किसको बताओगे? RD को। किसको बताओगे? RD, रीजनल डायरेक्टर को। किसको बताओगे? रीजनल डायरेक्टर को। तो INC 3-4 क्लियर है, INC 8-9 क्लियर है सबको। इसके बाद कौन सा फॉर्म पड़ा? INC 11, फिर कौन सा पड़ा? 13, फिर कौन सा पड़ा? 14, फिर कौन सा पड़ा? क्या ये चारों फॉर्म्स किसके लिए हैं? सेक्शन 8 कंपनी के लिए। 11, 13, 14, 15 ये रहा ना? अच्छा सॉरी, 11 नहीं है, 11 तो ये, हाँ ठीक है 11 नहीं है, 13, 14 और 15। 18 में ये रहा, कहाँ गया? ये रहा 18। ये चारों किसके लिए हैं हमारे? 19 अपन ने पढ़ थोड़ी लिया, पर अभी 19 पे नहीं, 19 पे नहीं आएंगे। कौन सा गया? 13, 14, 15 और 18, ये चारों किसके लिए है? सेक्शन 8 कंपनी। किसके लिए? तो INC 13 किसका है? MOA है सेक्शन 8 कंपनी का। 14 किसका है? CA CS, ये लोग जो डिक्लेरेशन देते हैं उसका। 15 किसका है? जो दूसरे लोग डिक्लेरेशन देते हैं उसका। 18 किसका है? रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन देना अगर आपकी कंपनी कन्वर्ट होती है तो। 19 होता है जब आपकी कंपनी कन्वर्ट होती है तो आपको न्यूज़पेपर में भी ऐड देना पड़ता है। तो न्यूज़पेपर कन्वर्जन का जो फॉर्म है वो कौन सा है? INC 19। कौन सा फॉर्म है? तो INC 19 में देखो क्या लिखा है, नोटिस टू बी पब्लिश्ड कितने के टाइम में? विद इन अ वीक। विद इन अ वीक कब से? जिस दिन आपने INC 18 दिया ना कन्वर्जन के लिए। INC 18 किसके लिए दिया? कन्वर्जन। तो जिस दिन आपने कन्वर्जन के लिए नोटिस दिया वहां से 1 हफ्ते के अंदर अंदर INC 19 फॉर्म में नोटिस पब्लिश कर दो जनरल पब्लिक को अखबार में। आ रही है क्या बात समझ में? तो INC 13 से लेकर कहां तक? 19 तक कौन सा फॉर्म है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 8। वापस बताओ कौन कौन से अपन ने फॉर्म पढ़ लिए? INC 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 4 5 पढ़ा गया अपन ने, 3 4 8 यहां तक हो गया। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कौन सा? 9। फिर अपन ने पढ़ा 11 हटा रही हूं, 13, 14, 15, 18, 19। 3 और 4 सेक्शन नंबर 3, 8 और 9 सेक्शन नंबर, और 13, 14, 15, 18, 19 सेक्शन 3 किसके लिए है? INC 3। INC 3 किसके लिए है? रिटर्न कंसेंट ऑफ नॉमिनी। अच्छा 4, ROC को 30 डेज में नॉमिनी चेंज और मेंबर चेंज के बारे में बता दो। 8 और 9 किसके बारे में है? दोनों डिक्लेरेशन है, ये तो CS का है और ये डिक्लेरेशन सब्सक्राइबर ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर का है। ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी में INC 13 किसका है? MOA बनता है। फिर INC 14 किसका है? डिक्लेरेशन है CACS के थ्रू। 15 डिक्लेरेशन है अदर पर्संस के थ्रू। 18 डिक्लेरेशन है कन्वर्जन का, उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। अच्छा, कन्वर्जन के लिए सेक्शन जो है, कन्वर्जन के लिए सेक्शन कौन सा है? 18। तो फॉर्म नंबर भी कौन सा है? पर ये सेक्शन 8 का कन्वर्जन है, सेक्शन 8 कंपनी का कन्वर्जन है INC 18 में। ठीक है। INC 19 में आपको किसको इन्फॉर्म करना है? जनरल पब्लिक को न्यूज़पेपर में नोटिस देना है INC 19 में 1 हफ्ते के अंदर अंदर। बोलो हाँ या ना। यहां तक फॉर्म क्लियर है? तो फॉर्म नंबर 3 4 8 9 13 14 15 18 19 यहां तक कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म्स में। बोलो हाँ या ना। आ जाओ इधर। 22 कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है बताओ? 22 पे आओ पहले। 20 नहीं, पहले 22 पर आओ।
पहले 22 पे आओ सर, 22 पे आओ, क्या लिखा है? अब इसके बाद के सारे फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, इसके बाद के सारे फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी तुम्हारे काम आएंगे आर्टिकलशिप में। 22 में क्या लिखा है? नोटिस ऑफ चेंज इन सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू बी वेरीफाइड। आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो, उसका नोटिस देना पड़ता है, तो वो कौन से फॉर्म में जाएगा? INC 22 में। INC 23 की बात, अच्छा सेक्शन कौन सा लिखा है, ये कौन सा है? सेक्शन 12। सेक्शन 12 किसका है? रजिस्टर्ड ऑफिस। सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं, विद इन स्टेट होता है या इंटर स्टेट होता है? सेक्शन 12 में विद इन स्टेट अगर आप चेंज करते हो तो INC 22 जाता है। क्लियर है? 22 22 सेम ही जगह पे हो, 22 सेम जगह पे, गए नहीं आगे। 23 एक स्टेप आगे गए, स्टेट बदल दिया INC 23 में। आ रही है कि बात समझ में? यहाँ तक कैसे तो याद हो ना, कोई तो तरीका होना चाहिए याद करने का, जैसे याद हो जाए वैसे कर लो, ठीक है? INC 23 एक स्टेप आगे गए, हमने स्टेट बदल दिया, तो स्टेट बदल दिया तो सेक्शन 13 में बदलोगे, हाँ या ना? सेक्शन 13 कौन सा है? ऑल्ट्रेशन MOA का करते हैं, सेक्शन 13 में MOA ऑल्टर करते हैं, जिसमें अगर आपने सिचुएशन क्लॉज में स्टेट बदला तो वो भी इसी में कवर होता है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो सिर्फ ये मत समझ लेना कि सेक्शन 13 तो सिर्फ हमारा स्टेट बदलने का है, क्या नहीं, सेक्शन 13 इज ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, जिसमें नाम भी बदलता है, ऑब्जेक्ट भी बदलता है, सिचुएशन भी बदलती है। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो INC 23 सेक्शन नंबर 13 में अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो तो उसका एप्लीकेशन जाएगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर वाला। क्लियर सबको? बोलो हाँ या ना। फिर सेक्शन नंबर 13 में एक काम और करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर चेंज इन नेम टू ROC अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 में नाम भी तो बदलता है, सेक्शन 13 में नाम भी तो बदलता है, तो नाम बदलता है तो उसके बारे में कौन से फॉर्म में बताओगे? 24 में। कौन से फॉर्म में? 24 में। कौन से फॉर्म में? 24 में। वापस बोलो, कौन से फॉर्म में? 24 में। कौन से फॉर्म में नाम बदल रहा है? 24 में। कौन से फॉर्म में? 24 में। 25 में आपके पास में फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है नाम बदलने के बाद। नाम बदलने के बाद नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में आता है? INC 25। कौन से फॉर्म में? INC 25। तो वापस बोलो, 22 किसका है? 22 सेम ही जगह पर हो तो विद इन स्टेट अगर आप एड्रेस बदलते हो तो INC 22 भरना पड़ता है। अगर आप इंटर स्टेट करते हो तो फिर 23 लगता है। अगर आप नाम बदलते हो तो, और 25 में आपके पास नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है नाम बदलने पर। समझ में आ रही है कि बात सबको? बोलो हाँ ना। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहां तक अपना भी एक बार सेक्शन 13 हो गया, 25 तक। 26 क्या है? क्या एडवर्टाइज कर रहे हो? क्या? आफ्टर चेंज इन नेम ऑन एप्लीकेशन इन, हाँ ये INC 24 आएगा। एप्लीकेशन तो INC 24 में जाती है ना, इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट INC 25 में आता है। INC 24 कर लो उसको, ठीक है? 26 में क्या करना है हमको? एडवर्टाइजमेंट देना है। किसके रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट देना है? रिगार्डिंग एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आप इंटर स्टेट एड्रेस बदलते हो, कैसे बदलते हो एड्रेस? इंटर स्टेट, तो आपको किसको बताना पड़ता है? आपको रीजनल डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, आपको दोनों स्टेट्स को भी बताना पड़ता है, याद है क्या? तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ता है ना न्यूज़पेपर में, तो वो कौन से फॉर्म में जाएगा? INC 26 में। कौन से फॉर्म में? INC 26 में। समझ में आ रही बात सबको? तो सेक्शन 13 के फॉर्म कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 23 से 26 तक। कहाँ से कहाँ तक? 23 से 26 तक। 23 किसका है? इंटर स्टेट। 24 किसका है? नाम बदलेंगे। 25 में नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और 26 में एडवर्टीजमेंट दोगे रिगार्डिंग रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज। और 22 विद इन स्टेट अगर ROC चेंज होता है तो उसकी एप्लीकेशन जा रही है, हाँ या ना? यहां तक बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो एक बार अपन INC 22 और 23 देख लेते हैं कैसे होते हैं ये काम के हैं। INC
22। क्या लिखा है? नोटिस ऑफ सिचुएशन और चेंज ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। दिस फॉर्म इज फॉर न्यू कंपनी एंड एज वेल एज फॉर द एग्जिस्टिंग कंपनी। इसमें आपको सिन नंबर डालना पड़ेगा, कंपनी का नाम, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी का एड्रेस क्या है पूरा यहाँ जाएगा, ठीक है। नेम ऑफ ऑफिस ऑफ एग्जिस्टिंग आरओसी। अच्छा, सेम स्टेट में आरओसी बदल सकता है क्या? अगर आप सेम स्टेट में हो तब भी आरओसी बदल सकता है। तो एग्जिस्टिंग आरओसी कौन सा है, उसके ऑफिस का नाम बताओ कि आपका एग्जिस्टिंग आरओसी मुंबई में है या पुणे में है, वो आपको बताना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी तो 2 जगह आरओसी, मुंबई और पुणे में। तो मुंबई में हो कि आप कहाँ पे हो, क्या बोलते हैं, पुणे में। पर्पस क्या है फॉर्म का? पहला, विद इन लोकल लिमिट आप चेंज कर रहे हो। अब सुनना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर आप, क्या एग्जाम्पल था हमारा, पहाड़िया चौराहे से यहाँ पे आ गए थे ना, तो विद इन सिटी में, तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है क्या? एसआर पास करना पड़ता है क्या? नहीं, पर उसके लिए ये फॉर्म भरना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन बदल गई तो फॉर्म तो बदलना पड़ेगा ना। नहीं तो आरओसी के पास तुम्हारा नया एड्रेस कहाँ से आएगा भाई? तुम पहले वहां रहते, वहां था तुम्हारा ऑफिस पहाड़िया चौराहे पे, अब यहाँ आ गए, कैसे पता चलेगा नया एड्रेस क्या है? क्योंकि तुमको ध्यान होगा कि डॉक्यूमेंट सारे कहाँ सर्व करते हो? रजिस्टर्ड ऑफिस पे। सेक्शन 21 में सर्विंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस पर होती है। तो रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट पता होने से थोड़ी काम चलेगा, नया प्रॉपर एड्रेस बताना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर एड्रेस INC 22 में लिख के देना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना। पर क्या करना है? INC फॉर्म फिल करना है। आ रही है क्या बात समझ में? तो विद इन लोकल लिमिट हो, INC 22 लगेगा। आउटसाइड लोकल लिमिट हो बट विद इन द सेम आरओसी एंड सेम स्टेट है, तो भी ये फॉर्म भरना है। आरओसी चेंज हो रहा है सेम स्टेट में, तो भी ये फॉर्म भरना है। अब नेक्स्ट क्या लिखा है? स्टेट चेंज हो रहा है पर आरओसी सेम है। ऐसा हो सकता है कि स्टेट चेंज हो रहा है पर आरओसी सेम रहेगा? हो सकता है, क्योंकि कुछ कुछ जो छोटी स्टेट्स है उनके लिए 2 स्टेट के लिए एक ही आरओसी है, या 3 स्टेट के लिए एक ही आरओसी है। तो अगर आप ऐसी स्टेट में चेंज कर रहे हो जहां पे आरओसी एक ही है, तो भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और तुमको एक बात बताऊं, ये वाला फॉर्म और जो नेक्स्ट वाला फॉर्म है, ये दोनों पॉइंट पे अगर आप टिक करते हो, लास्ट के दोनों पॉइंट पे, तो यहाँ पे टिक करते ही ये आपको नेक्स्ट INC कौन से पे लेके जाएगा? 23 पे लेके जाएगा। क्योंकि INC 23 तब भरा जाता है जब इंटर स्टेट होता है। तो यहाँ पे टिक का ऑप्शन दिया है, पर इसको टिक करते ही INC 23 खुलेगा। आ रही है क्या बात समझ में यहाँ तक सबको? फिर नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, कि आप एड्रेस बता दो, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बता दो, रजिस्टर्ड ऑफिस, फुल एड्रेस, पर्टिकुलर, सब कुछ बता के आप प्रूफ दे दो। किस किस का प्रूफ है? रजिस्टर्ड ऑफिस का प्रूफ दो। कैसे दोगे? कन्वेयंस, लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट कुछ तो होगा। सेकंड, कॉपीज ऑफ यूटिलिटी बिल एज मेंशन्ड अबाउट, नॉट ओल्डर देन 2 months। ये सारे आपको प्रूफ देने पड़ेंगे अगर आप एड्रेस चेंज करते हो तो। उसके बाद A person named in the articles as a dash of the company, उसका डिक्लेरेशन चाहिए। Have been authorized by board of directors, कि आप ये सारा काम कर सकते हो, वो अपना डिक्लेरेशन देके साइन करके इस डॉक्यूमेंट को फिल कर देगा। तो INC 22 क्लियर है क्या? तो INC 22 कब भरते हैं? जब हम सेम स्टेट में होते हैं। पर इंटर स्टेट होता है तो INC 23 जाता है। कौन सा फॉर्म? INC 23 जाता है। INC 24 जाता है नेम चेंज करने के लिए, और नेम चेंज करने पर नया सर्टिफिकेट 25 में मिलता है, और 26 में एडवर्टाइजमेंट होता है। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप चेंज करते हो तो सेक्शन 12 और सेक्शन 13 के लिए फॉर्म नंबर है INC 22 से लेकर 26 तक। कहां से लेकर कहां तक? 22 से 26। कहां से कहां तक? 22 से 26। बोलो समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो मेरे को 22 बताओ। अच्छा, अपन ने कर लिया रिवाइज, ठीक है। 22 से 26 क्लियर है। नेक्स्ट पे आओ। 27 कौन सा है? 27 में आप सेक्शन 14 MOA ऑल्टर करते हो। क्या ऑल्टर करते हो? MOA। क्या ऑल्टर करते हो? MOA। हाँ सॉरी, AOA। 14 में अपन क्या ऑल्टर करते हैं? AOA। क्या ऑल्टर करते हैं? तो हम AOA जो ऑल्टर करते हैं उसका कॉपी आपको किसको फाइल करना पड़ेगा? ROC को। किसको? ROC को। तो वो कौन से फॉर्म में फाइल करोगे आप? INC 24 में। कौन से फॉर्म में? INC 24 में। यहां तक क्लियर है क्या? INC 27 सेक्शन नंबर 14 में, ठीक है। नेक्स्ट INC 28 कौन सा है? सेक्शन नंबर कौन सा है? क्या लिखा है?
सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए अगर आप स्टेट बदलते हो तो टू बी फाइल्ड विथ आरओसी ऑफ, भाई आपको आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो, और उसके लिए आपको दोनों स्टेट के आरओसी को फाइल करना पड़ता है डॉक्यूमेंट, तो वो अप्रूवल और वो सारी चीजें कहाँ पे आएगी, INC 28 में। एक बार ये फॉर्म दिखाऊं मैं तुमको, INC 28, INC 28, चलो क्या लिखा है ये, एक सेकेंड, हाँ क्या लिखा है, नोटिस ऑफ ऑर्डर ऑफ कोर्ट और ट्राइब्यूनल और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें क्या क्या लिखा है, सिन नंबर, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल, ऑर्डर पास्ड बाय, नेम ऑफ द कोर्ट और ट्रिब्यूनल और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है ना कि आप आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते सकते हो, तो वो आपको इस फॉर्म में अलाउ करेगी कि आप आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकते हो। क्लियर हो रही बात सबको? कौन सा फॉर्म हुआ, फॉर्म नंबर INC, कौन सा है फॉर्म नंबर INC 28। फिर लिखा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 8 कंपनी का 31 में आएगा। MOA किस में आ रहा था और उसका उल्टा आर्टिकल्स। सेक्शन 8 का MOA किस में आएगा, 13 में, और आर्टिकल्स किस में आएगा, 31 में, उसका जस्ट अपोजिट। यहां तक क्लियर हो रहा है क्या सबको? बोलो हाँ या ना। फिर उसके बाद कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक फॉर्म फिल करना होता है विच इज स्पाइस फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? फॉर्म सेक्शन 7 के लिए INC 32 है। कौन सा है? तो एक काम करते हैं, मैं तुमको INC 32 ही दिखा देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। क्या फॉर्म है ये INC 32? एक बार हेडिंग पढ़ना। इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है नोन एज स्पाइस फॉर्म, उसका हमको INC 32 भरना पड़ता है। तो INC 32 फॉर्म ये रहा। स्पाइस का फुल फॉर्म सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। और आज के टाइम पे जितनी भी कंपनीज है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही फॉर्म होती है, हाँ है ना। और जितनी भी कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म होती है उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपना एक स्पाइस INC 32 फॉर्म भरना पड़ता है। स्पाइस मतलब इलेक्ट्रॉनिकली, तो INC 32 बोलेंगे, सीधा 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 क्या बोलेंगे, INC 32, जिसमें आपको क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है। क्या करना है कंपनी को? इनकॉर्पोरेट। क्या करना है? अच्छा ये क्या होता है, रन, ये लिखा है रन, SRN ऑफ रन, रन अंडर रन, हाँ SRN ऑफ रन। फिर एंटिटी टाइप, स्टेट द टाइप ऑफ कंपनी, क्लास ऑफ कंपनी, कैटेगरी ऑफ कंपनी, सब कैटेगरी, ये सब आपको बताना है ना। दिमाग लगाओ कि रन क्या होगा। व्हाट इज रन? रन होता है यूनिक नंबर। क्या होता है? अरे क्या है ये? यूनिक नंबर। किसका यूनिक नंबर? रिजर्व यूनिक नंबर, रिजर्व यूनिक नंबर। क्योंकि अभी तो आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हो, तो आपको रिजर्व कराना पड़ेगा आपकी कंपनी का नंबर जब तक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में SN नंबर नहीं आ जाता। नहीं 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 नहीं, वो भी आपको सारा डॉक्यूमेंट फाइल करके देना पड़ता है। देखो क्या लिखा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन MC in India, रन स्टैंड्स फॉर रिजर्व यूनिक नंबर, यूनिक नेम, सॉरी, अ वेब सर्विस यूज्ड टू रिजर्व अ नेम फॉर अ न्यू कंपनी और चेंज एन एग्जिस्टिंग वन। मतलब अगर आपको आपकी कंपनी का नेम रिजर्व कराना है तो वो आपको यहाँ पे लिख के देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही है क्या सबको? तो देखो क्या लिखा है, रन में कौन सा फॉर्म फाइल करके देना पड़ेगा आपको? INC 32। कौन सा फॉर्म? और इस 32 में आपकी कंपनी की बेसिक डिटेल सारी जाएगी। सबसे पहला टाइप ऑफ कंपनी बताओ, दूसरा क्लास ऑफ कंपनी बताओ, पब्लिक है, प्राइवेट है कि OPC है, थर्ड कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रपोज्ड कंपनी IFSC कंपनी तो नहीं है, कंपनी में शेयर कैपिटल है कि नहीं है, अगर आपकी कंपनी सेक्शन 8 है तो उसका लाइसेंस आपने सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया होगा ना, तो उसका लाइसेंस नंबर दो। और ऐसे ही बहुत सारी डिटेल्स आपको फाइल करनी है, जैसे ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब्ड आपको कितना लगता है, नंबर ऑफ शेयर्स, डिटेल्स, ये सारा चीज भर के देना पड़ेगा।
अगर आप कंपनी को क्या कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट। तो कौन से फॉर्म में इनकॉर्पोरेट होगी, INC 32 में, कौन से फॉर्म में, 32 में। यहां तक समझ में आ रहा है क्या सबको? अच्छा 32 के बाद 33 कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक MOA टू बी फर्निश टू ROC एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो MOA और AOA फाइल करना पड़ता है ना, 33 में इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक MOA का ये फॉर्म है, टेबल A। ये सारी अपन को टेबल्स दे रखी है, आपकी जिस भी टाइप ऑफ कंपनी है उस तरीके का टेबल भर दो, जिस टाइप ऑफ कंपनी होगी वो टेबल भरा जाएगा। आर्टिकल्स में भी जिस तरीके की कंपनी होगी उस तरीके का टेबल भर देंगे। समझ में आ रही है क्या बात सबको? तो अगर मैं सिंपल तरीके से मैं सारे फॉर्म्स तुमको रिवाइज कराऊं, बहुत ध्यान से सुनना। कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है, कंपनी क्या करनी पड़ती है, कौन से सेक्शन में, बस आज इतना ही पढ़ेंगे। कंपनी क्या करनी पड़ती है, इनकॉर्पोरेट, कौन से सेक्शन में, तो सेक्शन 7 में जब आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो तो सबसे पहले आपको इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर्म लगेगा INC 32। कौन सा फॉर्म लगेगा? इसके बाद आप जब INC 32 फिल कर दोगे तो आपको MOA फिल करना पड़ेगा INC 33 में, आपको AOA फिल करना पड़ेगा INC 34 में। और ये सब फाइल करने के बाद आपको अगर सेक्शन 7 के स्टेप्स याद है तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कौन देता है? CA CS ये लोग देते हैं। इनका डिक्लेरेशन INC 8 में जाता है, और CA CS का तो 8 में जाता है, और 9 में सब्सक्राइबर्स और डायरेक्टर्स का जाता है। ये हमारा सेक्शन 7 होता है। क्लियर है यहां तक? और कुछ बच रहा है क्या? सेक्शन 7 का फॉर्म, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो हटा दो, 11 में सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा। यहां तक इनकॉर्पोरेशन खत्म। इसके बाद सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। कौन सी कंपनी? तो सेक्शन 8 कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? MOA फाइल करना पड़ेगा, AOA फाइल करना पड़ेगा। तो सेक्शन 8 कंपनी का MOA कौन से फॉर्म में आएगा, और इसी का रिवर्स करोगे तो 31 में AOA आएगा। और चेक करो और कोई फॉर्म है क्या? इसमें भी तो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा ना, CA CS वगैरह को। कौन से INC में? 14 में कि 15 में? 15 में क्या करना पड़ेगा? अदर लोगों को भी डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। यहाँ तो CA लोगों को और यहाँ पे अदर का डिक्लेरेशन जाएगा, सॉरी 15 में। क्लियर है यहां तक? ये सेक्शन 8 कंपनी का हो गया। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद हमारे पास कौन सा कंपनी है? सेक्शन बताओ पहले। अच्छा सॉरी 8th में, हाँ 8th में एक और कौन सा फॉर्म था हमारे पास? INC 18। INC 18 बताओ। कन्वर्जन करते हो तो 18 लगता है। INC 19 न्यूज़पेपर में छपवाना पड़ता है ना, तो वो उसके लिए 19 लगता है। कौन सा लगता है? अब और कोई सेक्शन है क्या इसका? 8 के लिए कोई फॉर्म है? 8 के लिए इतने ही फॉर्म्स है। तो सेक्शन 7 के फॉर्म्स हो गए, सेक्शन 8 के फॉर्म्स हो गए। इसके बाद में 10A का अपन ने पढ़ा नहीं था, पर फॉर्म नंबर तुमको याद होगा। कौन सा है? 20 है ना? 20A है क्या? ठीक है, 10A 20 है। 10A ऑब्जेक्ट है ना, तो इसके लिए फॉर्म भी कौन सा है? 20 है। समझ में आ रही है बात सबको? और कौन सा है? और सेक्शन नंबर कौन सा है? अब 12 सेक्शन किसका है? रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो विद इन स्टेट, तो विद इन स्टेट रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो तो INC 22 में हो जाता है ना, चेंज नहीं करना पड़ता है। और अगर इंटर स्टेट करते हो तो 23 लगता है। नाम बदलते हो तो नाम बदलते हो तो 24, और इसका नया सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन 25। बस इतने। इसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ता है 26 में। और कोई फॉर्म बच गया? और कोई फॉर्म बच गया क्या? वो स्टार्टिंग के जो थे वो INC 3 और 4 बचे होंगे ना? ठीक है, 28 है, और 27 भी नहीं लिखा क्या अपन ने? ठीक है, वो भी लिखवा देती हूँ। हाँ, सेक्शन 14 में AOA ऑल्टर करते हैं, तो उस ऑल्टर्ड AOA को आप कौन से फॉर्म में फिल करते हो? फॉर्म नंबर INC। अच्छा, इसके बाद एक सेक्शन 13 का और था फॉर्म,
सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लगता है, दोनों स्टेट को बताना पड़ता है। INC 28 में, कौन से फॉर्म में? INC। और कोई फॉर्म बचा है? 3-4 बचा है, वो मैं लिखवा दूंगी। यहाँ पे क्या, फटाफट कॉपी निकाल लो बस, हटे फिर मैं आज के लिए कहानी सेक्शन से कर लेना, एक दो क्वेश्चन बच्चे कर लेना। चलो सबसे नंबर अपन करें परसों ही रखवाई थी मैंने, कहा कब से रखी है, सफाई करवाना। हाँ हाँ, तो वो तो 11th बच्चों की कॉपियां थी तो मैंने हटवा दी, मैंने कहा वो क्यों चाहिए, होगी तब रखी होगी ना, तब क्यों रखूंगा? वो कब से ही रखी थी, वो तो यहाँ पे नीचे देख लो एक बार। हाँ मैंने तो सारी कॉपीज तो हटवा दी थी, हटवा दी मैंने।